एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी कमजोरी हो और धोखाधड़ी काबिल तारीफ। जब जासूसों और दहशतगर्दों का बेरहम माफिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करता है, तो एक नौजवान जो पुलिस के लिए मतलूब, वांटेड, इंटेलिजेंस की नजर में दहशतगर्द, कौम के लिए गद्दार, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, जब उसे कहा गया कि मुल्क से गद्दारी करो और अपनी जान बचा लो, तो वो इनकार कर देता है। Let's find him. और उन्हीं गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन करार पाने के बावजूद वो अपनी कौम की इकलौती उम्मीद बन जाता है। अपनी आज़ादी से बढ़कर किसी मकसद के लिए लड़ने वाला, मुल्क दुश्मनों को खत्म करने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला बाजीगर। दूसरी सुबह मेरी आंख खुली तो किचन से प्यालियों के खटकने की आवाज आ रही थी। मैं समझ गया कि मारिया किचन में मसरूफ है। अकबर मेरे नजदीक ही कालीन पर सो रहा था। उसके जिस्म पर कंबल था, मैं भी कंबल में लिपटा हुआ था। शायद रात में मारिया किसी वक्त हमें कंबल ओढ़ा गई थी। मैं बाथरूम में चला गया, वहां से शेव करके और नहा धोकर बाहर निकला तो अकबर भी बेदार हो चुका था। मारिया डाइनिंग टेबल पर नाश्ते का सामान रख रही थी। उसे काम करता देखकर घरदारी का लुत्फ आ गया। थोड़ी देर बाद अकबर भी तैयार होकर आ गया। अब उसकी निगाहों में मेरे लिए वो एहतराम नहीं था जो गुज़श्ता रात की गुफ्तगू से कबल था। उसके सामने मैं मारिया से कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए नाश्ते से फारिग होकर मैं बेडरूम में चला गया। थोड़ी देर के बाद मारिया भी कॉफी लिए हुए वहीं आ गई। मैंने उससे कहा, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। तुम्हारे वालिदैन लाख आजाद ख्याल सही, मगर तुम्हारे रात भर गायब रहने से उन्हें परेशानी नहीं होगी? वो बोली, आपको बहुत देर के बाद ये ख्याल आया है। दरअसल मम्मी और डैडी 2 महीने के लिए स्टेट्स गए हुए हैं। घर में सिर्फ मुलाजिम है और उन्हें मालूम है कि रात मैंने अपनी सहेली के घर गुजारी है, क्योंकि मैंने रात को ही उन्हें यहाँ से फोन पर इत्तला दे दी थी। मैंने तवील सांस लेकर कहा, तुमने ये भी नहीं बताया कि वो लोग तुम्हें क्यों ब्लैकमेल कर रहे हैं और अब तक तुमसे कितनी रकम वसूल कर चुके हैं। उसने अफसुर्दगी से कहा, आपको बता भी दूं तो क्या फायदा। अब से चंद बरस पहले जब मैं मैट्रिक में पढ़ती थी, उस वक्त मुझसे एक भूल हो गई थी। उसका खमियाजा आज तक भुगत रही हूँ। एक लड़के ने मुझे मोहब्बत के जाल में फंसाकर मेरा सब कुछ लूट लिया। फिर एक दिन मुझे इल्म हुआ कि उसने मेरी काबिल एतराज तस्वीरें भी बनाई थीं। वो तस्वीरें अब जफर के पास हैं, क्योंकि वो लड़का भी जफर के लिए काम करता है। मैंने सर्द महरी से कहा, मुझसे क्या चाहती हो तुम? वो बोली, आप मुझे इन लोगों के चुंगल से छुड़ा दें, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। उसकी आंखें नम हो गईं। मैंने कहा, मारिया बीबी, एहसान से पेट तो नहीं भरता ना? तुम्हारे एहसानमंद रहने से मुझे भला क्या फायदा होगा? मैंने खुद गर्जी का मुजाहरा किया। मैं ये सब कुछ अकबर को सुनाने के लिए कह रहा था ताकि वो मुझसे मजीद दहशतज़दा हो जाए। मारिया ने इस बात को संजीदगी से लिया और सर्द लहजे में बोली, क्या चाहते हैं आप? मैं तो आपको बहुत शरीफ आदमी समझती थी, मगर आप भी जफर से कम नहीं हैं। मैंने ढिठाई से कहा, जफर से कम होता तो तुम्हें अपने पास रोकने की जुर्रत करता। रही ये बात कि मैं क्या चाहता हूँ, तो ये भी सुन लो। तस्वीरें माँ नेगेटिव वापस लाने के सिर्फ 7 लाख रुपए लूंगा। फिर कहा, अब तुम घर जाओ। जफर अगर पूछे भी तो कह देना कि जिस आदमी पर उन लोगों ने अकबर के धोखे में हमला किया था वो मुझे घर छोड़ गया है। मेरा नाम उसे मत बताना या कोई भी फर्जी नाम बता देना। थोड़ी देर के बाद वो तैयार होकर फ्लैट से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद मैंने अकबर से कहा कि तुम यहीं रहना, मैं 1-2 जरूरी काम निपटा कर अभी आता हूँ। यहाँ से फरार होने की कोशिश मत करना, वरना अपने घर पहुंचने की बजाय जफर के बंगले पर पहुंच जाओगे। फिर मैं फ्लैट से बाहर आया और मोहतात अंदाज में इधर उधर देखता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वहां कोई ऐसा शख्स नहीं था जिस पे जफर का आदमी होने का शुबा होता। मैंने कार पार्किंग लॉट से बाहर निकाली और टेलीफोन बूथ के सामने आकर रुक गया। वहां से मैंने अकबर के वालिद को फोन किया और आवाज को खौफनाक बनाकर कहा, रज़ाक भाई, आपका बेटा इस वक्त हमारे कब्जे में है। अगर उसकी जिंदगी अजीज है तो 50 लाख अदा कर दो और उसे छुड़वा लो। मैं आधे घंटे के बाद फिर फोन करूंगा, उस वक्त मुझे बता देना कि तुम पैसे दे रहे हो या नहीं। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। फिर वहां से निकलकर मैं एक और फोन बूथ पर पहुंचा और जफर के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से किसी ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा, तुम कौन हो और किससे बात करनी है? मुझे उसके तर्ज तखातुब पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर बर्दाश्त कर गया और नरम लहजे में कहा, मैं कोयटा से बोल रहा हूँ, मुझे जफर साहब से बहुत जरूरी बात करनी है। थोड़ी देर के बाद फोन पर जफर की आवाज सुनाई दी।
आवाज और अंदाजे गुफ्तगू से हरगिज ये नहीं मालूम होता था कि वो किसी बदमाश की आवाज हो सकती है। मैंने पुरएतमाद लहजे में कहा, सेठ साहब, मुझे सिर्फ ये कहना है कि अकबर मेरे कब्जे में है। अगर वो तुम्हें चाहिए तो मुझसे सौदेबाजी कर लो। जवाब में मुझे जफर का कहकहा सुनाई दिया। वो थोड़ी देर तक हंसता रहा, फिर संजीदा लहजे में बोला, कौन है इस शहर में जो जफर के शिकार पर हाथ डाले? और अगर तुमने हाथ डाल ही दिया है तो फौरी तौर पर उसे मेरे हवाले कर दो। मैं पहली गलती उमूमन माफ कर दिया करता हूँ, अलबत्ता हांका करने के 2-4 हजार तुम्हें भी दे दूंगा। मैंने उसे ताव दिलाया, कहा, तुम शायद इस वक्त नशे में हो, तुमसे फिर किसी वक्त बात करूंगा। जफर का पारा एकदम चढ़ गया। बोला, कुत्ते के पिल्ले, शायद तू नशे में है या किसी दूसरे मुल्क से आया है, वरना मुझसे इस अंदाज में बात करते हुए तो पुलिस के अफसरान भी घबराते हैं। मैंने टुकड़ा लगाया, कहा, मुझसे भी घबराते हैं। वो बोला, ज्यादा बकबक मत कर, तू समझता है कि ज्यादा देर मुझसे छुपा रहेगा? मेरे आदमी 24 घंटे के अंदर अंदर तुझे ढूंढ निकालेंगे, फिर मैं तुझे गीले कपड़े की तरह निचोड़ कर रख दूंगा। मैंने गैर संजीदा लहजे में कहा, यार जफर, तुम इतने बड़े सेठ हो गए मगर अब तक अपने आबाओ अजदाद के पेशे की बू बाकी है। अब तुम कहोगे कि निचोड़ने से पहले तुझे भट्टी पे चढ़ाऊंगा, फिर 5 किलो वजनी इस्त्री से प्रेस करूंगा। हाँ। जवाब में उसने मुझे एक गलीज गाली दी और कहा, जितना बोलना है बोल ले, जिस दिन मुझे मिल गया तेरे टुकड़े कर दूंगा। मैंने भी संजीदगी से कहा, अच्छा अब बकवास बंद, मुझसे सौदा करते हो या मैं फोन बंद कर दूं? थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। शायद वो गुस्से की ज्यादती के सबब कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिर वो सुलगते हुए लहजे में बोला, बोल क्या कहता है? मैंने कहा, तुम अकबर से 50 लाख वसूल करोगे ना? मुझे सिर्फ 25 लाख दे देना। मैंने यूं कहा जैसे मैंने 25 रुपए की बात की हो। खिलाफे तवक्को उसने फौरन ही रजामंदी का इजहार कर दिया। बोला, ठीक है, रकम कब और कहाँ चाहिए? मैंने तंज किया, कहा, इतनी फुर्ती मत दिखाओ, मैं इतना अहमक भी नहीं हूं जितना तुम समझ रहे हो। वक्त और जगह का तयन बाद में करूंगा। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। टेलीफोन बूथ से बाहर निकला और सामने वाले होटल में जा बैठा। अपनी गाड़ी मैंने होटल की पिछली गली में खड़ी कर दी थी। मैं देखना चाहता था कि जफर के आदमी कितने फुर्तीले हैं। जफर ने फोन कॉल के बारे में एक्सचेंज से मालूम कर लिया होगा और अब उसके आदमी वहां पहुंचने ही वाले होंगे। मुझे गाड़ी वहां से हटाने और होटल तक पहुंचने में बमुश्किल 10 मिनट लगे होंगे। तभी सियारंग की एक सेडान आंधी तूफान की तरह वहां पहुंची और टेलीफोन बूथ के करीब पहुंचकर उसने जोरदार ब्रेक लगाए। मैं होटल में ऐसे रुख पर बैठा था कि शीशे के दरवाजे से सामने का मंजर पूरी तरह दिखाई दे रहा था। ड्राइविंग सीट पर सिर्फ एक आदमी था। वो सेडान का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा तो मैं चौंक उठा। वो कराची का बदनाम गुंडा शहबाज था। वो सरहद के किसी इलाके का रहने वाला था मगर कई बरसों से कराची में मुकीम था। उसने टेलीफोन बूथ में झांक कर देखा, इधर उधर मोहतात अंदाज में नजरें दौड़ाईं, फिर बूथ में दाखिल हो गया। मैं समझ गया कि वो जफर को अपनी नाकामी की इत्तला दे रहा है। मैंने कॉफी का ऑर्डर दिया। कॉफी पिए बगैर मैंने टेबल पर 10 का एक नोट रखा और बाहर निकलकर फुर्ती से उसकी सीटान में बैठ गया और खुद को दोनों सीटों के दरमियान में छुपा लिया। ऐसा करते हुए मुझे किसी ने देखा नहीं था। देखा भी होगा तो यही समझा होगा कि मैं अपनी ही कार में बैठ रहा हूँ। टेलीफोन बूथ से बाहर निकलकर वो उसी तूफानी रफ्तार से एक तरफ रवाना हो गया। मेरा दिल गोया दिमाग में धड़क रहा था और चेहरा पसीने में शराबोर था। अगर शहबाज खान इत्तेफाकन भी पिछली सीट पर नजर डाल लेता तो यही सेडान मेरी कब्र बन जाती। गाड़ी अब शहर के गुंजान इलाके से निकलकर नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ दौड़ रही थी। उसने जो ही बोर्ड ऑफिस से गाड़ी बाईं तरफ मोड़ी, मैंने अचानक पिस्तौल निकालकर उसकी गुद्दी पर रख दिया। मैंने कहा, बस कहा, हिलने की कोशिश मत करना शहबाज खान, वरना पूरा रिवॉल्वर तुम्हारी सुअर की तरह पली हुई गर्दन पर खाली कर दूंगा। उसने एक नजर अकब नुमा आईने की तरफ देखा, फिर विंड स्क्रीन पर नजरें जमा दी। मैंने उससे यूनिवर्सिटी रोड चलने को कहा। उसने बिला चूचरा गाड़ी का रुख यूनिवर्सिटी की जानिब मोड़ दिया। सुनसान इलाके में पहुंचते ही मैंने उसे गाड़ी रोकने का हुक्म दिया और रिवॉल्वर से टहूका देकर गाड़ी से बाहर निकलने का इशारा किया। गाड़ी से बाहर आया तो मुझे अंदाजा हुआ कि वो खासा दराज कद और मजबूत तनोतोश का मालिक है। मैंने उसे दूसरी तरफ मुंह करने का हुक्म दिया और आगे बढ़कर अचानक रिवॉल्वर के दस्ते से उसके एक घुटने पर जरब लगाई। वो तकलीफ की शिद्दत से दोहरा हो गया मगर अपनी चीख को हलक में ही घोंट लिया। मैंने रिवॉल्वर एक मर्तबा फिर तोला और उसके दूसरे घुटने पर भी वार किया। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। फिर मैंने निहायत तेजी से एक वार उसके होंठों पर किया और सामने के कई दांत तोड़ दिए। वो अब तकलीफ की शिद्दत से कराहने लगा था। मैंने उसके बाल पकड़कर खड़ा किया और उसकी कलाई पकड़कर जोरदार झटका दिया। उसका हाथ कंधे के पास से उतर गया। मैंने दूसरा हाथ भी नाकारा किया और उसे मुर्दा कुत्ते की तरह गाड़ी में डाल दिया।
मैं खुद स्टीयरिंग पर बैठा और गाड़ी उसी तूफानी रफ्तार से दौड़ाता हुआ सब्जी मंडी तक ले गया। वहां निस्बतन एक सुनसान मकाम पर गाड़ी छोड़कर मैं एक तरफ निकल गया और एक पीसीओ से जफर का नंबर डायल किया। सिर्फ इतना कहा कि अपने जिस कुत्ते को तुमने मेरे पीछे छोड़ा था वो जख्मी हालत में सब्जी मंडी के नजदीक अपनी गाड़ी में पड़ा है, उसे वहां से उठवा लो वरना वो मर जाएगा। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया और एक रिक्शा पकड़कर वहां पहुंच गया जहां मैंने अपनी गाड़ी छोड़ी थी। मैं जफर को यकीन दिलाना चाहता था कि जो शख्स उससे टकराया है वो किसी भी तौर उससे कम नहीं और न ही उससे खौफजदा है। अब मैं अकबर को जल्द से जल्द किसी महफूज मकाम पर पहुंचाना चाहता था। अकबर के बाप को फोन किए हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गया था। मैंने फिर एक पब्लिक फोन बूथ से उन्हें फोन किया। पहली घंटी बजते ही उन्होंने रिसीवर उठा लिया। वो शायद फोन के ही इंतजार में बैठे हुए थे। आवाज सुनते ही उन्होंने कहा, मैं रकम देने के लिए तैयार हूँ। अब तुम ये बताओ कि रकम कहाँ वसूल करोगे और मेरा बेटा मुझे कहाँ मिलेगा। मैंने कहा, आप पहले 50 लाख ले आइए। नोट छोटे और इस्तेमाल शुदा होने चाहिए। और हाँ, ये तो कहना ही फजूल है कि पुलिस को इत्तला देने की हिमाकत मत कीजिएगा, वरना आपका बेटा जिंदा तो क्या, आपको उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। आप रकम का बंदोबस्त करें, बकिया तफसीलात मैं कल इसी वक्त बताऊंगा। मैं घर पहुंचा तो अकबर सख्त बोरियत के आलम में टहल रहा था। जाते हुए एहतियातन मैं अपने फोन का कनेक्शन ऐसी जगह से तोड़ गया था जिसे बासानी दोबारा जोड़ा जा सके। उसने यकीनन फोन करने की कोशिश की थी क्योंकि मैं रिसीवर थोड़ा सा उठाकर छोड़ गया था। उस वक्त रिसीवर बिल्कुल ठीक रखा हुआ था। मैंने अकबर से पूछा, तुम कब दे रहे हो चेक? अकबर ने जवाब दिया, यही सोच सोच कर मैं परेशान हो रहा हूँ। चेक तो मैं अभी दे दूंगा, मगर चेक बुक तो मुझे घर से ही लेना पड़ेगी ना। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, इसकी भी एक तरकीब है। तुम मेरे साथ बैंक चलकर वहां से लूज चेक भी तो ले सकते हो, या फिर नई चेक बुक बनवा लो। मैं दिल ही दिल में हिसाब लगा रहा था कि मुझे 15 लाख अकबर से मिलेंगे, 25 लाख जफर से और 50 लाख अकबर के बाप से। इस तरह गोया एक हफ्ते से भी कम अरसे में मैं मुल्क के इन दुश्मनों को 90 लाख का नुकसान पहुंचाऊंगा। मैं इन्हीं ख्यालात में खोया हुआ था कि कॉल बेल की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने अकबर को दूसरे कमरे में जाने का हुक्म दिया और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुलते ही 3 आदमी दंदनाते हुए अंदर घुस आए। उनमें से 2 के हाथों में रिवॉल्वर थे, तीसरा खाली हाथ था, मगर मुझे यकीन था कि वो भी मुसल्ला होगा। मैं हैरान था कि ये लोग कौन हैं। मेरे लिए यह फैसला करना भी मुश्किल था कि ये बेलमोंडो के आदमी हैं या जफर के या फिर अकबर के बाप ने इनकी खिदमत हासिल की हैं। मैंने डपट कर पूछा, कौन हो तुम लोग और यूं बगैर इजाजत घर में क्यों घुसे आ रहे हो? उनमें से एक ने सफाक लहजे में पूछा, अकबर कहाँ है? मैंने अनजान बनकर पूछा, कौन अकबर? वो आदमी गुर्रा कर बोला, जो खाली हाथ था। ज्यादा बकवास नहीं चलेगी। जफर के मुंह से शिकार छीनना शेर के मुंह से शिकार छीनने के मुतरादिफ है। वो शायद उन दोनों का लीडर भी था। मैंने कहा, यार तुम्हारी उर्दू तो बहुत जबरदस्त है। ये भी हो सकता है कि हाथियों से गन्ना छीनना और बंदर से नारियल छीनना भी बहुत मुश्किल है। मेरे मुखातिब का चेहरा मारे गुस्से के सुर्ख हो गया। उसने आगे बढ़कर मुझे थप्पड़ मारना चाहा, मगर मैं झुकाई देकर बच गया और बोला, हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने इत्मीनान के लिए मेरे फ्लैट की तलाशी ले सकते हो। ये मैंने इसलिए कहा था कि मुमकिन है जब वो तलाशी लें तो मुझे उन पर गालिब आने का मौका मिल जाए। अभी मेरी बात पूरी हुई थी कि दरवाजे के पास से किसी ने डपट कर कहा, अपने रिवॉल्वर फेंक दो और हाथ उठाकर खड़े हो जाओ। वो आवाज सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ा क्योंकि वो तैमूर की आवाज थी। उन दोनों ने रिवॉल्वर फेंक दिए। तैमूर अंदर आ गया। उसके पीछे ग्लोरिया को देखकर मुझे खुशगवार हैरत हुई। तैमूर ने उन्हें हुक्म दिया, तुम लोग दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। उन्होंने जल्दी से अपने चेहरे दीवार की तरफ कर लिए। तैमूर ने आगे बढ़कर उन तीनों की खोपड़ी पर बारी बारी रिवॉल्वर का दस्ता मारा। वो कटे हुए दरख्त की तरह धड़ाम से फर्श पर आ रहे। उनके गिरते ही मैंने तैमूर से पूछा, यार तुम तो हवालात में थे फिर? तैमूर ने हंसकर कहा, ये सब ग्लोरिया का कमाल है। ग्लोरिया ने हंसकर कहा, मैं एक आला सरकारी अफसर को माजी में ब्लैकमेल करती रही हूँ। वो बेचारा अभी तक इस बात से लाइल्म है कि तंजीम ने मुझे निकाल दिया है। मैंने उसी को फोन किया और कहा कि मेरा एक आदमी फुला फुला थाने में हवालात में है। 1 घंटे के अंदर अंदर अगर वो बाहर ना आया तो उसकी जगह तुम हो गए हवालात में। बस मेरी ये धमकी काफी थी। उसने न जाने तैमूर को रिहा कराने के लिए कैसे कैसे जतन किए होंगे, किस किस की खुशामद की होगी, मगर 1 घंटे के अंदर अंदर तैमूर जेल से बाहर था। तैमूर अचानक चौंक कर खड़ा हो गया। उसके चौंकने पर मैं भी चौंक उठा। वो धीमे लहजे में बोला, अंदर कमरे में कोई है? उसके साथ ही उसने रिवॉल्वर भी निकाल लिया। मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। मैंने हंसकर कहा, हाँ वहाँ रजाक भाई का बेटा अकबर है। वो बोला, रजाक भाई? वो मशहूर ताजिर जो? मैंने कहा, हाँ वही रजाक भाई। अब तुम पूछोगे कि उसका बेटा यहाँ क्यों मौजूद है।
मैं सब कुछ बता दूंगा, मगर पहले ग्लोरिया से इसकी कहानी सुन लूं। ग्लोरिया ने हंसकर कहा, हाँ, इस वक्त तो वो कहानी ही है। अगर बेलमोंडो का वो हमला कामयाब हो जाता तो ट्रेजेडी बन जाती। तुम्हारे जाने के बाद मैंने जैक को भी ठिकाने लगा दिया और अली मुराद से कहा कि इसकी लाश को भी ठिकाने लगा दो। तुमने उससे सूटकेस मंगाया था, वो जैक की लाश गाड़ी में डाल कर ले गया। मेरा ख्याल है कि उन ट्रांसमीटर्स में कोई ऐसी डिवाइस पोशीदा थी जिससे बेलमोंडो को हमारी पनाहगाह का इल्म हो गया। अली मुराद के जाने के कुछ देर के बाद खुदा डीनू भी 1 घंटे की छुट्टी लेकर चला गया। फिर मैं और फर्डिनेंड वहां तन्हा रह गए। ये तो तुम्हें इल्म है कि वहां बेड नहीं है और हम लोग फर्श पर सोते थे। मेरी कुव्वत समात आम आदमी के मुकाबले में शायद बहुत ज्यादा है। मैंने संजीदगी से कहा, हाँ, कुत्तों बिल्लियों की कुव्वत समात ज्यादा होती है। ग्लोरिया ने घूर कर मुझे देखा, फिर बोली, उसके बावजूद तुम मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो। तैमूर ने कहा, तुम असल मौजू से हट गई ग्लोरिया। फिर मुझसे कहा, कामरान प्लीज जरा सीरियस हो जाओ। ग्लोरिया चंद लम्हे मुझे घूरती रही, फिर बोली, फर्श पर सोने की वजह से मुझे ऐसी आवाजें सुनाई थी जैसे कुछ गाड़ियां उस तरफ आ रही हों। आवाज 1 से ज्यादा गाड़ियों की थी, वरना मैं फिक्रमंद न होती और मैं समझती कि शायद अली मुराद या तुम में से कोई वापस आया है। बस मेरी छठी हिस्स ने बर वक्त मुझे चौकन्ना कर दिया और मैं एक राइफल और रिवॉल्वर लेकर फुर्ती से बंगले की छत पर पहुंच गई। फिर मैं ऊपर वाटर टैंक की ओट में छुप कर बैठ गई। चंद मिनट के बाद ही मेरे खदशे की तस्दीक हो गई। आने वाली 2 जीपें थीं और उनमें 4-4 आदमी सवार थे। मेरे लिए वो चेहरे अजनबी थे। वो सब मकामी आदमी थे। उनमें अगर जेफ न होता तो शायद मैं उन पर हमला भी न करती और यही समझती कि शायद अली मुराद या खुदा डीनू के मेहमान हैं। तैमूर ने पूछा, जेफ कौन? वो बोली, जेफ हमारी ही तंजीम का एक आदमी है। वो हॉलैंड में रहता है। उसे यकीनन बेलमोंडो ने बुलाया होगा। मैंने सोचा कि अगर ये जीपों से उतरकर बंगले के इर्द गिर्द फैल गए तो बहुत परेशानी हो जाएगी। मैं अकेली इनका मुकाबला कैसे कर सकूंगी? इसका हल यही था कि मैं उन्हें जीपों से उतरने ही न दूं। मैंने आगे वाली जीप के ड्राइवर का निशाना लेकर फायर कर दिया। गोली विंड स्क्रीन तोड़ती हुई उसकी खोपड़ी में पैवस्त हो गई। वो अचानक सरासीमा हो गए। जीप की रफ्तार बराए नाम थी, इसलिए वो लहरा कर एक दरख्त से टकरा गई। ड्राइवर के साथ ही जेफ बैठा था, मगर वो कमबख्त बला का फुर्तीला है। ड्राइवर को गोली लगते ही उसने जीप से छलांग लगा दी और छिपकली की तरह घिसता हुआ जीप के पीछे चला गया। पिछली सीट पर बैठे हुए दोनों आदमी भी कूद कर उतरे। मैंने पोजीशन थोड़ी सी तब्दील करके उनमें से एक की टांग पर फायर कर दिया, फिर तेजी से अपनी जगह छोड़ी और तीसरी जानिब से तीसरे आदमी की टांग को राइफल का निशाना बना दिया। दूसरी जीप पहले ही रुक चुकी थी और वो लोग बंगले पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, मगर नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जख्मी होने वाले दोनों आदमी पलट कर दूसरी जीप में चढ़ गए। मैं चाहती तो उन दोनों की खोपड़ियां उड़ा सकती थी, मगर मैंने ऐसा न किया। जेफ ने बर्क रफ्तारी से अपनी जगह छोड़ी और भागकर दूसरी जीप में सवार हो गया। फिर उस जीप के ड्राइवर ने उसे बहुत फुर्ती से रिवर्स किया और वो लोग आनन फानन फरार हो गए। मुझे अफसोस हो रहा था कि जेफ बच गया। उनके जाने के बाद मैं नीचे आई तो फर्डिनेंड दहशतज़दा था। मैंने उसे तसल्ली दी कि खतरे की कोई बात नहीं है। फिर मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा, दोनों ट्रांसमीटर्स उठाए, वो सब चीजें जीप में रखी। ड्राइवर स्टीयरिंग पर सर औंधाए पड़ा हुआ था। पहले मैंने उसकी लाश वहीं फेंकने का इरादा किया, फिर ये सोचकर उस पर अमल न किया कि अगर बाद में पुलिस आ गई तो खुदा डीनू और अली मुराद उसके कत्ल में मुलव्विस हो जाएंगे। मैंने उसे भी उठाकर पिछली सीट पर डाला, अगली सीट से विंड स्क्रीन के टूटे हुए टुकड़े और ड्राइवर का खून साफ किया। फिर अंदर जाकर फर्डिनेंड को उठाने की कोशिश की, मगर वो खासा वजनी आदमी था, मुझसे उठ ना सका। अचानक मुझे उस साइकिल का ख्याल आया जो पोर्च में खड़ी हुई थी। मैं वो साइकिल ले आई, फर्डिनेंड को उसके कैरियर पर बिठाया और जीप तक ले गई। फिर मैं उसे जीप में बिठाकर वहां से रवाना हो गई। मैं जानती थी कि जेफ दोबारा ज्यादा मंसूबाबंदी से हमलावर होगा। मैं आबादी की तरफ जाने की बजाय वीराने की तरफ निकल गई। 2-3 मील चलने के बाद मुझे एक गड्ढा दिखाई दिया। मैंने पहले ड्राइवर की लाश को उस गड्ढे में लुढ़काया, फिर दोनों ट्रांसमीटर्स निकाल कर उन्हें एक पत्थर पर रख कर दूसरे पत्थर से खूब अच्छी तरह रेजा रेजा कर दिया और वो रेजे भी समेट कर उस गड्ढे में फेंक दिए। पिछली सीट से भी ड्राइवर के खून के धब्बे साफ किए और हर तरह से मुतमईन होने के बाद वापस रवाना हो गई।